हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया और जितना मैंने आपको बताया वही बेसिक है। ठीक, और अगर आपको इतना बेसिक आता है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, काफ़ी हद तक आप समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में क्या है, बेसिकली आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को कैसे देख के हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक, तो आज हम समझेंगे बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ है और ग्राफ अगर हमारे पास कोई दे रखा है तो ग्राफ से डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ मैथमेटिक्स करूंगा और उस मैथ्स को फिर मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा मैंने क्या किया। ठीक, अक्सर मैंने पाया स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले जो होते हैं उसमें आती है, वो फॉर्मूला याद नहीं रख पाते, फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, अगर वो तरीका आप याद रखते हैं तो आप फॉर्मूले भूलेंगे नहीं, आपको सब कुछ याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। क्या बोलते हैं? अवकलनीयता। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, ये हमारे पास टॉपिक है और ये हम आज पढ़ेंगे समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। अगर आप कैलकुलस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कैलकुलस को समझना चाहते हैं, तो आपको फंक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। फंक्शन अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप फंक्शन की सभी वीडियोस देखें। ठीक, फंक्शन अच्छे समझें। फंक्शन अगर आपको आ गया तो कैलकुलस आपके लिए कुछ भी नहीं, और बिना फंक्शन के अगर आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो हर स्टेप पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। कहीं ग्राफ आएगा, कहीं डोमेन आएगा, कहीं रेंज आएगा, कहीं कुछ भी आएगा, तो आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन लिया। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया y बराबर fx। ठीक, सब कुछ फंक्शन पे डिपेंड है। ये फंक्शन लिया मैंने। ठीक, इसको मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन बनी। ये हमारे पास फंक्शन है, किसी का भी हो सकता है। फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो f लिखा मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी रूल हो सकता है। y बराबर साइन एक्स हो सकता है, y बराबर कॉस एक्स हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, y बराबर वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है x में, जो फंक्शन की जो कंडीशंस होंगी उनको सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है। तो y बराबर fx लिया हमने, एक फंक्शन ले लिया। अब हमने क्या किया, आपको यहाँ से पता है ये हमारे पास क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये जो आर्गुमेंट होता है ये हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जैसे जैसे हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे तो एक्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, वाई। तो जैसे जैसे आप एक्स चेंज करोगे वैसे वैसे वाई में परिवर्तन होगा ना, वाई में चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो अगर हम एक्स में चेंज कर दें, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये VAR मैंने वेरिएबल लिखा। ठीक, तो जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे, वो चेंज पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, चेंज कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो वो चेंज जो आएगा वो y पे फर्क डालेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम x में चेंज करेंगे y चेंज होगा। ठीक, बहुत बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, बहुत गहराई के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत है आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। ठीक, तो हमने क्या किया, x में चेंज करना स्टार्ट किया। ठीक, माना कि हमने मान लिया कि लेट डेल्टा x be the change in x, be the change in x। x में चेंज कितना, डेल्टा x, एंड जब x में चेंज होगा तो y भी बदलेगा, एंड डेल्टा y be the change in y। x में चेंज कितना है, डेल्टा x, और y में चेंज कितना है, डेल्टा y। ये मैंने माना। अब देखिए, चेंज जो है, चेंज की अगर मैं बात करूं, परिवर्तन की मैं बात करूं, तो परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव दिशा में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। जो चेंज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है? तो अक्सर जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। अगर वो नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अब जो नया फंक्शन होगा, जब चेंज हमने माना ये चेंज है,
तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y प्लस वाई में कितना चेंज है, y प्लस डेल्टा वाई, और x में कितना चेंज है, x प्लस डेल्टा x। जब x में डेल्टा x चेंज होगा, x बदल जाएगा, x या तो जैसे 2 लिखा मान लो यहाँ पे, तो 2 प्लस 0.01 होगा या 2 माइनस 0.01 होगा। तो वो चेंज क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम प्लस मान के चलते। तो हमने क्या किया, फंक्शन के आर्गुमेंट में डेल्टा x चेंज किया, तो जैसे ये चेंज हुआ वैसे ये बदल गया, तो वी कॉल्ड इट इक्वेशन 2। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, और ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, हमसे ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं, हमें सिर्फ डायरेक्टली क्या है, ट्रिक चिपकाई जाती है। कहीं भी देखिए आप बोर्ड लेवल, अगर आप बोर्ड लेवल के हैं, आप 11th में, आप 12th में हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर क्या करता है, जितना बड़ा स्कूल उतना बड़ा ड्रामा। ये बात याद रखिए, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन कंटेंट के नाम पे जीरो, पढ़ाई के नाम पे जीरो। वही 12th में टॉप करने वाला बच्चा, 95% पाने वाला बच्चा, जब किसी एग्जाम में बैठता है फेल हो जाता है। क्यों, क्या रीजन है, आखिर हमें 11-12 में कंटेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये सब एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे कंटेंट को पढ़ें, प्रिसाइज कंटेंट पढ़ें। अब देखिए, तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपका दिमाग खोलेंगी, आपको मल्टी डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करेंगी। तो हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना ली, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया, ठीक, हमने घटाया। अब मैथमेटिशियन क्या करते हैं, मैथमेटिशियन बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ 1 - 2 या 2 - 1 ऐसे करते रहते हैं, और फिर रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से इंटरप्रेटेट करते हैं। तो 2 में से 1 हमने घटाया, जब 2 में से 1 घटाया तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटेगा। तो हमारे पास कितना है, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई में से y चला गया, और इधर कितना आया, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स आया, ठीक। तो यहां से देखिए, ये वाला y और ये वाला y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इधर कितना बचा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये बचा नहीं बचा। अब देखिए ध्यान से, ये जो इतना हमने मैथमेटिक्स की है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है चेंज पे। अगर फंक्शन में चेंज हुआ ही ना होता, फंक्शन के आर्गुमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदला ही ना होता, तो y पे का कोई फर्क पड़ता भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई परिवर्तन हुआ ही ना होता, तो क्या y पे कोई फर्क पड़ता? डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने x में चेंज किया, इसीलिए y बदला ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हमारे पास ये आया, तो हम सब कुछ देखना चाह रहे हैं चेंज के रिस्पेक्ट में। तो हमने किससे डिवाइड किया इसको, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्यों मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया? क्योंकि डेल्टा एक्स से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि डेल्टा एक्स ही जिम्मेदार है, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये डेल्टा एक्स ही जिम्मेदार है। डेल्टा एक्स अगर ना होता तो हम आगे मैथमेटिक्स ना करते, क्योंकि डेल्टा एक्स चेंज हुआ, एक्स बदला, इसीलिए क्या हुआ, वाई बदला, ठीक। तो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो देखिए इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिया मैंने। तो जब डिवाइड किया हमने, हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं। तो देखो डेल्टा एक्स जो है, ये जो लिखा हमारे पास, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया है, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या है, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये हमारे पास जो चेंज आए, डेल्टा कहाँ पे यूज होता है, ऐसा चेंज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये जो चेंज आया, ये हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ, ये एवरेज है, ये हमारे पास क्या है, बोल सकता हूं ये इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है। ये कौन सा चेंज है, ये एवरेज रेट है। ये कौन सी रेट है, इसको बोलेंगे एवरेज रेट। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये y में चेंज है। कौन सा चेंज है, एवरेज चेंज है। एवरेज चेंज हम मेजर कर सकते हैं, जैसे t बराबर 0 पे बाइक की वेलोसिटी थी, एक पार्टिकल, बाइक मान लो, पार्टिकल मान लो, t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और t बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 20 हो गई, कुछ ऐसे करके हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पता है हमें ये हम मेजर कर सकते हैं, ये हम चेंज इनका देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये इंटरवल में हो, तो इंटरवल में जो चेंज होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए समझिए। अब अगर हमने यहां कंसीडर किया कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, इफ
डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, दैट इज हम क्या कर दें, लिमिट लगा दें। लिमिट मतलब लिख दें कि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करे, बहुत छोटा हो जाए चेंज जिसको हम देख ना सकें, तब हम क्या करेंगे, तो हमने दोनों तरफ क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। तो जब लिमिट लगा दी तो हमारे पास क्या हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हमने किया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर इस पे हम डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करता है तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, इसी को हम बोलने लगते हैं डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी का मतलब क्या है, बहुत छोटा चेंज जो हम देख नहीं सकते। तरीका समझ आया नहीं है, जैसे 0.01 सेकंड पे क्या हुआ, तरीका समझ आया नहीं है। तो ये जो डी आ जाता है तो ये बहुत छोटा चेंज होता है, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। तो दोनों तरफ हमने लगाया, तो जो हमने लिमिट लगा दी, इसमें लिमिट लगा रहा हूं यहां पे, तो जब मैंने लिमिट लगाई तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड कर गया, और यहां पे कितना आया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इधर मैंने लिमिट लगा दी, इधर दोनों तरफ लिमिट लगाई। मतलब हम ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरी क्वांटिटी जो आई है हमारे पास, ये वाली पूरी क्वांटिटी, ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, जो भी आप पूछते नहीं पूछते हो कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x कैसे होता है, तो सारे सवालों के जवाब ये फॉर्मूला देता है। तरीका समझ आया नहीं है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे पास लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अभी इसको हम और मॉडिफाई करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जो अभी मैंने ड्राइव किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया, क्या आया, एक चीज़ देखिए यहाँ से मैंने क्या सीखा। पहली चीज़ हमने एक चीज़ ये सीखी कि अगर हमारे पास कभी भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये जो लिखा है ये, ठीक, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। एवरेज का मतलब होता है कि हम किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी अंतराल की बात कर रहे हैं, हम किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक, अंतराल की बात कर रहे हैं। मतलब एवरेज का मतलब क्या है, हम वो जो चेंज है वो हम देख पा रहे हैं। ठीक, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तरीका समझ आया नहीं है, वो जो चेंज है वो हम देख सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड कर जाए, तो अगर हम इस पर लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, ये यही क्या हो जाता है, ये एवरेज रेट अब क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। बात समझ आई नहीं है, ये कौन सा रेट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। और ये रेट, ये जो चेंज होता है इतना छोटा होता है कि हम इसको देख नहीं सकते। जैसे 0.01 सेकंड पे बताइए बाइक की वेलोसिटी क्या होगी या पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कुछ इस टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। इतनी बात समझ आए नहीं, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स में ये अंतर होता है, ये एवरेज होता है और ये इंस्टेंटेनियस होता है। अब देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला, हमने एक मेन फॉर्मूला निकाला, दैट इज हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ आई नहीं आई, तो ये फॉर्मूला हमने निकाला। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स बार बार लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्या किया, एक अजम्पशन किया, डेल्टा एक्स को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। क्या मान लिया, एच मान लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सिद्धांत। अगर आप डिफरेंशिएशन इस मेथड से करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सिद्धांत बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अगर आपको कोई दिक्कत है, समस्या है तो आप बताइए, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट सवाल करता है कि सर डिफरेंशिएशन में इतने फॉर्मूले होते हैं, हम कैसे इनको रटें, कैसे याद करें? तो देखो क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ का बेसिक जानते हो, किसी भी चीज़ का ओरिजिन जानते हो, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाती हैं। जब आप रट के बैठे होते हो तो भूलने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक। अब देखिए, ये हमारे पास आए। अब हम देखो क्या है कि इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक था डिफरेंशियबिलिटी। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें, ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब मैं आपसे कहता हूँ डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, हमने कहा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालो। पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने आपसे कहा कि इस डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स बराबर 2 पे बताइए, एक्स बराबर 3 पे बताइए या 4 पे बताइए। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हम एक्स बराबर ए कोई पॉइंट ले लिया, हम एक्स बराबर ए पे इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स बराबर ए पे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? तो इसमें हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख देंगे हम। तो x बराबर a पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स। कौन से पॉइंट पर? x बराबर a पे कितना आ जाएगा हमारे पास? लिमिट x s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला हमारे पास आया। तो x बराबर a पे फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई। ये बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ये कौन से है? ये x बराबर a पे डेरिवेटिव की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ध्यान से, मैं बात करता हूँ डिफरेंशियबिलिटी की। ये फॉर्मूला मैंने कुछ मैथमेटिक्स करी, और ये जो हमने बताया आपको, ये जो मैंने मैथमेटिक्स बताई है, ठीक, इस पूरी मैथमेटिक्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकल इंटुइशन इसका है, ठीक। कि अगर मैथमेटिक्स में आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और किसी सर्टेन पॉइंट पे आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो क्या देता है? वो डेरिवेटिव देता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप, स्पर्श रेखा का स्लोप देता है। तो सवाल उठता है कि सर टेंजेंट का स्लोप क्यों देता है, कैसे देता है? तो जब मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल बताऊंगा, तो उस समय मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर स्लोप कैसे होता है। टीचर डायरेक्टली लिखा देता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करता है। तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये बात याद रखिए। वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये टेक्निक नहीं आती है तो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हर लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आइडिया देता हूं। डिफरेंशियबिलिटी की ग्राफिकल अप्रोच, ठीक। देखिए, पहली चीज हमने टॉपिक का नाम डाला था डिफरेंशियबिलिटी, ठीक, ये हमारे पास था। तो इसमें देखिए 2 मेथड है। डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली क्या है, अगर मैं मेनली देखूं तो 2 ही तरीके हमारे पास होते हैं, ठीक। मेन तरीके जो देखे जाएं, मैं जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी में 2 तरीके होते हैं। एक होता है यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। अगर आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है ग्राफिकल अप्रोच। अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हो तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन सब कर सकते हो आप, क्योंकि ग्राफ में इतनी दम होती है। ग्राफिकल मेथड, जो अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या है? मैथमेटिकल कंडीशन, यूजिंग मैथमेटिकल कंडीशन, ठीक। हम इसकी बात करेंगे कि मैथमेटिकल कंडीशन का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका ग्राफ आप बना नहीं पाओगे। जब ग्राफ नहीं बना पाओगे तो फिर हमें इस कंडीशन का यूज करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि ग्राफ बनाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, तो अब मैं बात करता हूं डिफरेंशियबिलिटी की ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड की बात करता हूं कि अगर मान लो मैंने कोई एक ग्राफ ले लिया, ये मान लो मैंने कोई ग्राफ लिया, ठीक, ये कोई ग्राफ लिया, एक ग्राफ मैंने ये ले लिया, ये एक कोई इसका सर्टेन पॉइंट ले लिया, ये लिया मैंने x बराबर a,
ये y बराबर एफ एक्स है कोई फंक्शन, और एक केस मैंने ये कंसीडर किया, इधर बनाया मैंने आपसे कहा एक ग्राफ हमारे पास ये, ठीक, इसको मैं रेस करता हूँ, दूसरा लेता हूँ, सिमिलर हो जाएगा नहीं तो। मैंने एक ग्राफ ये लिया कुछ ऐसे करके, ये लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया, x बराबर a, ये भी कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स है हमारे पास, ठीक। तो हम x बराबर a पे अगर हमें ग्राफ लिखा हो, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी ये जो डिफरेंशिबिलिटी या कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे हैं ये पॉइंट वाइज है। कौन सी है? पॉइंट वाइज है, हम इंटरवल की बात नहीं करेंगे। पॉइंट वाइज का मतलब क्या है कि जब भी कभी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिबिलिटी की बात की जाएगी तो हमसे कहा जाएगा एक सर्टेन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिबल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। क्योंकि जो कंटिन्यूटी या डिफरेंशिबिलिटी हम क्या करते हैं, एक इंटरवल में फाइंड करते हैं। कोई हमारे पास इंटरवल है, एक अंतराल में हम देख रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बीटेक या बीएससी में है, ठीक। तो हम बीटेक या बीएससी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा हो और किसी सर्टेन पॉइंट की बात कर रहा हो, तो आपको ये देखना होता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिबल तभी होगा सर्टेन पॉइंट पे अगर उस पॉइंट के ग्राफ में, मतलब उस फंक्शन के ग्राफ में उस पॉइंट पर हमें कोई कॉर्नर ना मिले, कोना, कोई शार्प एज ना मिले। कोई अगर कोना मिलता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे हमें कोई कोना मिलता है, कोई शार्प एज मिलता है, तो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिबल नहीं हो सकता है। या इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर हमें उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलती है, क्या मिलती है? यूनिक टेंजेंट मिलती है, तो इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिबल होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हो, कोना नहीं मिलना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे या x बराबर a पे कोना मिलता है, कॉर्नर मिलता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कभी डिफरेंशिबल नहीं हो सकता है। और एक चीज, डिफरेंशिबिलिटी की पहली कंडीशन है फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये बात तय है कि आपने कक्षा 10 पास किया होगा, लेकिन अगर आप कक्षा 10 में हैं तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आप कक्षा 12 पास करेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? क्लास 12 पास करेंगे तो इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th या 12th में आ चुका है तो ये बात तय है कि उसने क्लास 10th पास किया होगा 100%। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि 12th पास करेगा कि नहीं करेगा। तो वैसे ही अगर फंक्शन डिफरेंशिबल है तो कंटिन्यूअस तो होना ही होना है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं डिफरेंशिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन का डिफरेंशिबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है? कोना मिल रहा है। तो कोना मिलने से क्या होता है? हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या है कि फंक्शन कभी भी कोने पे डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिबल को मैं ऐसे लिखूंगा, एट x बराबर है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिफरेंशिबल एट x बराबर है। क्यों नहीं डिफरेंशिबल है? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें कोना मिल रहा है, ठीक है। कोना का मतलब बोल सकते हैं कॉर्नर, हमें यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है, और कॉर्नर मिलने से क्या होता है? यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, इस पे बोल सकते हैं नॉट यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है। नॉट यूनिक टेंजेंट, ठीक है। यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रही, बट इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है? हमें इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिल रही है। क्या मिल रही है? यूनिक टेंजेंट मिल रही है, ठीक। तो तरीका समझ आया नहीं है? इफ वी आर गेटिंग कॉर्नर देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल, अदरवाइज इट इज डिफरेंशिबल। तरीका समझ आया नहीं है? तो आप लोग इसको लिखिए, अच्छे से लिखिए, फिर उसके आगे प्रोसीड करता हूँ।